सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 18 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 18 नवंबर सन 1928 में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी का मैककॉस्ट स्टीमबोट विली नजर आया था, जिसका नाम मिक्की माउस पड़ गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम क्या था, स्टीमबोट विली, ये कैरेक्टर का नाम था। फिर इसके बाद में इसका नाम मिक्की माउस कर दिया गया। सबसे पहले वॉल्ट डिज्नी का ये कैरेक्टर सामने आया था सन 1928 में। सन 1963 में अमेरिकी टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम दुनिया के सामने सबसे पहला ऐसा फ़ोन लेके आई जिसमें बटन वाला डायलिंग पैड था। तो 1963 में ऐसा मोबाइल फ़ोन आया था, सॉरी ऐसा फ़ोन आया था जिसमें फ़ोन में ही डायलिंग पैड था। इसके पहले क्या था, घुमाने वाला सिस्टम हुआ करता था, परंतु यहाँ पर डायलिंग पैड वाला जो सिस्टम है सबसे पहले 1963 में लेके आई थी अमेरिका की टेलीफोन कंपनी बेल सिस्टम। चलिए आगे बात करेंगे। सन 1978 में दक्षिणी अमेरिका की गायना शहर में 276 बच्चों के समेत 914 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। 18 नवंबर के दिन, 18 नवंबर सन 1989 को आज ही के दिन लगभग 50,000 लोगों ने बुल्गारिया के शहर सोफिया में राजनीतिक सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। सन 1991 में 4 साल से बंधक बनाए गए ब्रितानी चर्च के दूत टेरी वेट को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने आज ही के दिन रिहा कर दिया था। तो भाई यहाँ पे 1991 में 4 साल से बंदी बना के रखे गए थे ब्रिटेन के एक चर्च के दूत को, जिनका नाम टेरी वेट। इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों ने, चरमपंथी लोगों ने आज ही के दिन इनको 4 साल के बाद रिहा कर दिया था। दोस्तों आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। तो देख लेते हैं 17 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 17 नवंबर के दिन सन 1869 में 10 साल के निर्माण कार्य के बाद सुएज नहर को यातायात के लिए खोल दिया गया था। यह नहर यूरोप को एशिया से जोड़ता है। सन 1928 में स्वतंत्रता सेनानियों में शुमार और पंजाबी लेखक लाला लाजपत राय जी शहीद हुए थे। तो भाई लाला लाजपत राय जी बहुत ही फेमस राइटर भी थे उस टाइम पे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, और साथ ही साथ में इन्होंने भारत की आज़ादी के समय युवाओं में जोश भरने के लिए बहुत से पत्र लिखे, और साथ ही साथ में ये एक पत्रकार भी थे, और साथ ही साथ में ये एक लेखक थे। इनके द्वारा जारी किया हुआ एक न्यूज़पेपर भी उस टाइम चला करता था जिसका नाम था पंजाब केसरी। और साथ ही साथ एक और चीज़ जहाँ जान लेते हैं कि लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी, शहीद हुए, तो वो किस वजह से हुए थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसके विरोध करते समय जो वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे, अंग्रेज सिपाही जो थे, उन्होंने लाठियों से मार मार कर इनको घायल कर दिया था, जिसके बाद में इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी और ये शहीद हुए थे। सन 1949 में नाजियों ने प्राग यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाले छात्रों की मौत के घाट उतार दिया था। उन बच्चों की याद में 17 नवंबर के दिन इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। सन 2012 में कार्टून के स्केच के लेकर सियासत के मैदान में अपनी सशक्त पहचान बनाने वाले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जी का निधन हुआ था। बाल ठाकरे जी का निधन कब हुआ था, 2012 में हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो ये तो दोस्तों हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज। हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देख लिया 18 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और 17 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ में आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में नीतीश कुमार कौन सी बार कितने बार प्रधानमंत्री बने हैं। कितनी बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, सॉरी माफ करिएगा, नीतीश कुमार जी कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन है आपके पास 4थी बार, 5वीं बार, 7वीं बार या फिर 8वीं बार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। नीतीश कुमार बिहार के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कौन सी बार मुख्यमंत्री इस बार बने हैं। चलिए इसका आंसर है 7वीं बार। नीतीश कुमार लगातार 4थी बार और कुल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं
इसके साथ ही कटिहार से चौथी बार निर्वाचित विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और बेतिया से 5वीं बार विधायक चुनी गई रेणु देवी को उपनेता चुना गया है। बाद में इन दोनों को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी लिया गया। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनाई गई है? महिला उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास कंचन देवी, पुष्पा जैन, मंजू देवी या फिर रेणु देवी। चलिए इसका आंसर है बीजेपी की विधायक रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। कटिहार से चौथी बार निर्वाचित विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता और बेतियों से 5वीं बार विधायक चुनी गई रेणु देवी को उपनेता चुना गया। बाद में इन दोनों को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी लिया गया है। तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई? रेणु देवी बिहार की पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है? ट्राम लाइब्रेरी शुरू की गई है किस राज्य में दुनिया की पहली बार? चलिए इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। बाल दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल परिवहन निगम और एपीजे अब्दुल कलाम आनंद बाल पुस्तकालय के संयुक्त सहयोग से यंग रीडर्स ट्राम कार पटरी, ये पटरी पे चलने वाली ट्राम कार रहेगी, ट्रेन रहेगी, छोटी सी ट्रेन है, उतरी है। परिवहन विभाग के अनुसार दुनिया की किसी भी देश में पहली बार बच्चों के लिए इस तरह की ट्राम लाइब्रेरी उतारी गई है। ट्राम एक प्रकार की रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्रामवे पटरियों पर चला करती है। तो इस पटरियों पर एक छोटी सी ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी जो कि लाइब्रेरी के रूप में तब्दील हो गई है। इसके अंदर लाइब्रेरी रहेगी, बच्चों से संबंधित सारी किताबें, उनके पढ़ाई से संबंधित और कुछ उनके मनोरंजन से संबंधित बच्चों के हिसाब से सारी किताबें जो रहेंगी इस लिए बनाई गई है ट्राम लाइब्रेरी। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 14 नवंबर, 16 नवंबर, 10 नवंबर या फिर 8 नवंबर। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 16 नवंबर। 16 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष यह दिवस नेशनल प्रेस डे जिसको बोला जाता है 16 नवंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन प्रेस यानी मीडिया के महत्व और उनकी आज़ादी पर चर्चा होती है। वर्ष 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद का गठन किया गया था। पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी। भारत में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई। यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ, इसलिए 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाई यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि भाई 1956 में प्रेस परिषद को गठन किया गया था और पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी यहाँ पे, और साथ ही साथ में 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी, परंतु 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ था, इसलिए 16 नवंबर को हर साल हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन है आपके पास कुशल रेवाड़, जेम्स होनर, आदिल महमूद या फिर सादत रहमान। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 निम्न में से किसने जीता है? चलिए इसका आंसर है सादत रहमान। बांग्लादेश के 17 वर्षीय किशोर सादत रहमान को उनके देश में साइबर बुलिंग, ऑनलाइन माध्यमों से तंग करना, साइबर बुलिंग बोला जाता है इसको, के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार इंटरनेशनल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। सादत रहमान जी को किस लिए किया गया भाई? कि उनके देश में साइबर बुलिंग जो हुआ करती है बांग्लादेश के, ये साइबर बुलिंग मतलब ऑनलाइन तरीके से किसी को तंग करना, परेशान करना,
जैसे कि आजकल के जो कुछ जो युवक होते हैं वो लड़कियों को परेशान करा करते हैं फेसबुक के माध्यम से या फिर और भी कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको परेशान करा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बांग्लादेश के 17 वर्षीय किशोर सादत रहमान ने इसी चीज़ का, इसी को साइबर बुलिंग बोला जाता है, इसके विरोध में लड़ाई लड़ी और इसीलिए इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार उनको दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 14 नवंबर। 14 नवंबर 2020 को दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। यह दिवस जो है डायबिटीज डे को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है ताकि इससे बचा जा सके। तो 14 नवंबर के दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे, जिसको विश्व मधुमेह दिवस भी बोला जाता है, मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है भाई कि इस बीमारी, ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है, स्लो पॉइजन भी इसको बोला जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलता है और आपके अंदर ये बीमारियां चलती रहती हैं और अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर बहुत समस्या होती है। तो इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है कि हमको इससे कैसे बचना है, अगर हो जाता है तो कैसे इसको अवॉइड करना है, क्या हमको प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या हमको इसके लिए सेफ्टी रखनी है, सारी चीज़ों के बारे में ये दर्शाया जाता है। इसको लेकर कई जगह पर कई कार्यक्रम भी हुआ करते हैं। कुछ जो डॉक्टर्स हैं, जो मधुमेह के डॉक्टर्स हैं, डायबिटिक डॉक्टर्स हैं, वो अपने अपने स्तर पर इसको प्रमोट करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अपने स्तर पर कार्यक्रम करते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संचमान लिम्बू का निधन हुआ है? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, उड़ीसा, असम या फिर पश्चिम बंगाल। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संचमान लिम्बू का निधन हुआ है? दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा फिर से, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री संचमान लिम्बू, एक सरकारी अस्पताल में इनका निधन हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। उनकी उम्र जो थी 73 वर्ष की थी। उनके परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और 1 पुत्री है, 2 पुत्र 1 पुत्री है। लिम्बू सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए 2 जून से 12 दिसंबर 1994 तक ही था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका धनतेरस के दिन मनाते हैं भाई, या दिवाली के दिन मनाया जाता है, भाई दूज के दिन मनाया जाता है या फिर 10 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो धनतेरस तो आपको पता ही होगा क्या होता है, क्योंकि ये पूरे भारत में मनाया जाता है। दीपावली भी आपको पता होगा, ये पूरे भारत में मनाया जाता है। पर भाई दूज जो है ये एक क्षेत्रीय त्योहार माना जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं, भाई दूज क्या है। जो दिवाली के जो दूसरे दिन वाला जो दिन होता है उसको भाई दूज बोलते हैं, और दिवाली के जस्ट बाद जो दिन होता है उसको प्रतिपदा बोला जाता है। कुछ जगह पे इसको परमा भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा के महत्व क्या है। इस दिन जो व्यापारी लोग होते हैं, जो अपना बही खाता जो होता है, जो उनकी रिकॉर्ड बुक होती है, वो नया बनाते हैं, नया खाता चालू करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्या? प्रतिपदा। और साथ ही साथ में इस दिन गोवर्धन पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अपने उंगलियों पर 13 दिन तक, सॉरी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिस वजह से वो उनको बहुत थकान हुई थी। उसको लेकर उनके ऊपर 56 भोग भी लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता, धार्मिक मान्यताएं हैं। तो इस दिन गोवर्धन की पूजा भी की जाती है और साथ ही साथ में इस दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। तो जो चित्रगुप्त जी को मानने वाले जो हैं, जो उनके इष्ट हैं, वो लोग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। तो ये सब प्रतिपदा के दिन किया जाता है। और साथ ही साथ भाई दूज के बारे में आपको पता ही है कि भाई दूज के दिन क्या किया जाता है। जो बहनें होती हैं अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके अच्छे जीवन के लिए, लंबे जीवन के लिए कामना करती हैं। तो ये जो है यहाँ पे मैंने देख लिया। अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है धनतेरस के दिन। भारत में धनतेरस के दिन, इस बार 13 नवंबर को था धनतेरस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस
मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की शुरुआत सन 2016 में हुई थी। इस साल देश का 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। किस चालक ने हाल ही में टर्किश ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन आपके पास आयरटोन सेंट्रा, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर या फिर डैनियल रिसियाडो। चलिए इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के फार्मूला 1 चालक लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। यह खिताब जीतने के साथ ही हैमिल्टन ने अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब भी जीत लिया है। मर्सिडीज के ड्राइवर हैमिल्टन ने इसके साथ ही जर्मनी के माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है इसमें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज फिर से आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर सन 2020 को ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई? ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंदर? बी से ब्राजील हो गया, आर से यहाँ पे रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और यहाँ पे एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये ब्रिक्स हो गया हमारा। यहाँ पे देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 17 नवंबर को ये हुआ था। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। इस तरह एक महीने में दूसरी बार दोनों आमने सामने होने वाले हैं। पिछले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी दोनों आमने सामने आए थे। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का आमना सामना होने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग का 10 नवंबर सन 2020 को हुई शंघाई सहयोग संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SCO, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान आमना सामना हुआ था। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के बाद एक बार फिर दोनों ही नेता आमने सामने होंगे 21 और 22 नवंबर को जो G20 की बैठक होने वाली है उसमें भी दोनों एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे। DIPAM ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के से जुड़ी सलाहकार सेवाओं हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको बोला जाता है DIPAM, ने 16 नवंबर सन 2020 को विश्व बैंक के साथ समझौता किया। समझौते के तहत विश्व बैंक DIPAM को परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सलाहकारी सेवाएं देगा। DIPAM मुख्य रूप से भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को संभालती है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी योजना जो बनाई है, इसने सलाहकार योजना बनाई है, इसकी देख लेते हैं। DIPAM और विश्व बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बैंक अपनी सलाहकार परियोजना के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए अपनी सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा। DIPAM विनिवेश प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नॉन कोर एसेट, जिसको गैर जरूरी परिसंपत्तियां भी बोला जाता है, और शत्रु संपत्तियों की 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की मूल्य वाली बिक्री की जिम्मेदारी भी संभालता है। विश्व बैंक की सलाहकार परियोजना भारत में सार्वजनिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण का विश्लेषण करेगी और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के खिलाफ अपने संस्थागत मॉडल को बेंचमार्क भी करेगी। और साथ ही साथ निवेश और लोक परिसंपत्ति विभाग जो है इसके ये है क्या, इसको भी देख लेते हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का उद्देश्य विनिवेश के माध्यम से अपनी समृद्धि में साझा करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लोगों को स्वामित्व को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना और उच्च आय के लिए सरकार के संसाधनों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए CPSE सार्वजनिक निवेश के कुशल प्रबंधन को सक्षम करना भी है। चलिए एक और काम की चीज मिल रही है। बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बनी, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में क्वेश्चन देखा था। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर सन 2020 को 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी CM बन गई हैं। पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाल चुकी रेणु देवी इस बार बेतिया से 5वीं बार बीजेपी विधायक के तौर पर चुनी गई हैं। रेणु देवी को महिला उप मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव माना जा रहा है। साल 1970 में मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से इंटर पास देवी 1988 से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय हुई थी। रेणु की मां भी संघ परिवार से जुड़ी थी।
उनके ननिहाल में भी बीजेपी और संघ का प्रभाव रहा है। साल 2005 से लेकर 9 तक नीतीश कुमार की कैबिनेट में राज्य की खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं। रेणु देवी को पार्टी की महिला मोर्चे की कई जिम्मेदारियां भी दी जा चुकी हैं। वे पहली बार सन 2000 में विधायक बनी थी और इसके बाद 2005-2010 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर चुकी हैं। लेकिन 2015 के महागठबंधन की लहर के वक्त 2000 से कम वोटों के अंतर से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये तो हमने देख लिया आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।